हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के साथ हम एक बार फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस को देखने के बाद, सुनने के बाद नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। इवन इन द कॉम्पिटिशंस यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए। नाउ वी विल बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम बोर्स मॉडल। सबसे पहले बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। पोस्टुलेट का क्या मीनिंग है? पोस्टुलेट्स का मीनिंग है कि उस बोर साहब ने एटम के बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या प्रिडिक्ट किया, परिकल्पना क्या की कि एटम कैसा हो सकता है, एटम में क्या क्या हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी पाथ। सर्कुलर पाथ तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने स्टेशनरी वर्ड ऐड किया। और स्टेशनरी का मीनिंग है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी ट्रांसफर्ड, नॉट इट विल नॉट एब्सॉर्ब एनर्जी, नॉट लूज एनर्जी। जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ना एनर्जी का लॉस होगा, ना एनर्जी गेन करेगा। सेकेंड पोस्टुलेट रहा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH upon 2 pi. Here mvr is the angular momentum, m is the mass of electron, v is velocity of electron, and r is radius of the shell of the orbit. N is number of shell, n is number of shell, h of course Planck's constant, h is the Planck's constant. So mvr is equal to nh upon 2 pi. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा ये। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Ze square by r square will be equal to centripetal force, that is mv square by r. Z एटॉमिक नंबर है यहाँ, और बाकी यूजुअल मीनिंग्स हैं। E is इलेक्ट्रॉन चार्ज, m is mass of electron, v is velocity of electron, and r is the radius. Fourth postulate रहा electron when get energy it excited from lower energy to higher energy. ये शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे चला जाएगा, और जब वापस लौट के आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। लोअर से हायर में एब्जॉर्प्शन, when it will come back, तो सवाल ये why it will come back, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल होगा और जब वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी वो लॉस करेगा। तो जो लॉस्ट एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिटन एज एस सी बाई लैम्डा, एज वी नो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो न्यू की जगह सी बाय लैम्डा रख सकते हैं। हाउ मच एनर्जी? हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। ये चार पोस्टुलेट बोर ने दिए, और बोर के मॉडल से हम समझ सकते हैं, उसकी सक्सेस को समझ सकते हैं। अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बोर मॉडल की सक्सेसफुल के पॉइंट्स हैं। बिफोर दैट मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। औरों को भी बताएं कि इस चैनल पर टाइम वेस्टिंग प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम कुछ सक्सेस के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बोर मॉडल के। इट कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सका ये मॉडल।
जो इनसे पहले तक पॉसिबल नहीं था। बोर मॉडल हेल्प इन फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या है और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ले सकता हूं He plus Li plus 2. He plus and Li plus 2 also have one electron like hydrogen. So on these system also, on these ions also we can apply. एनर्जी का फॉर्मूला दिया उन्होंने -2 पाई स्क्वायर Me4Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H²। यहां M कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का E। H प्लांक्स कांस्टेंट है। तो अगर हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दें देन वी विल गेट द फार्मूला इन जूल पर एटम। जूल पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इस वैल्यू को आप हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, देन यू विल गेट 13.6 Z² upon N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। These formulas are very useful in numericals. You must learn them, remember them. और जूल पर एटम को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगाड्रो नंबर, सो यू विल गेट द वैल्यू इन किलो जूल पर मोल 1312 Z² upon N²। Bohr model also helped in finding the radius of a shell in hydrogen atom. फॉर्मूला दिया nth ऑर्बिट की रेडियस N² H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन Z। अगर हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखें तो nth ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी 0.529 N² Z। It could explain the atomic spectrum of hydrogen atom also. किस तरह से एक्सप्लेन किया? अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, किसी भी हायर शेल पे हो और वो वापस फर्स्ट शेल में आए, ओके, 7 to 1, 6 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, यानी कि N1 तो 1 हो और N2 हो इनफाइनाइट तक कोई भी, तो काफी सारी लाइंस बन जाएंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर। एक्साइटेशन के लिए ब्लैक लाइन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, देन ऑन स्पेक्ट्रम ब्लैक लाइन विल फॉर्म, और व्हेन इट विल कम बैक ब्राइट लाइन विल फॉर्म बिकॉज एनर्जी विल अमिट। और यहां जो लाइंस बनेंगी, इस लाइन को सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, और यूवी वेवलेंथ की लाइट निकलती है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में गिरे 7 to 2, 6 to 2, इनफाइनाइट टू 2, 3 to 2, तो वो सीरीज बामर सीरीज कहलाएगी। जो ब्लैक और ब्राइट लाइन्स आएंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, दैट विल बी कॉल्ड बामर सीरीज। और विजिबल रीजन की हमेशा लाइट निकलती है। ऐसे ही ब्रैकेट सीरीज बनी, फंड और हेम्प्रे बनी। दीज सीरीज आर फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू 3 होगी, दिस इज द 3 वैल्यू। इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम हायर शेल टू 3, इन फंड हायर शेल टू 4 एंड इन हेम्प्रे हायर शेल टू 5। ब्रैकेट, फंड एंड हेम्प्रे, इनमें IR रीजन की लाइट निकलती है। In this way we can understand the Bohr model के postulates और उसके सक्सेस के पॉइंट्स। इनको आप ध्यान से करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आगे आने वाली वीडियोस जरूर देखें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और आगे आने वाली वीडियोस देखें। पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वांटम नंबर डाली हुई है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में वीडियो बनाई हुई है, उन वीडियोस को भी देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के साथ
इससे पहले वाली रिलेटेड वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें हमने बोर मॉडल डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस किया। आज हम बोर मॉडल से आगे चलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकलती है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। बिफोर दैट आई विल से लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। आपका हेल्प, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी बुक वगैरह की जरूरत नहीं। इससे आगे वाली वीडियो में इन फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं। एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक। पिछले वाली वीडियो में हमने बात की, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और जब वापस लौट के आता है तो एनर्जी एमिट करता है। यानी कि हायर एनर्जी, हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, यानी कि डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, हायर शेल माइनस लोअर शेल एनर्जी। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एनर्जी का, -2.178 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n2 मतलब वैल्यू रखेंगे, दिस इज n2, दिस इज n1। माइनस किया हमने 2.178 इंटू 10⁻⁻18 विल बी कॉमन। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का हो गया 1/n1 स्क्वायर, प्लस का हो गया n1 स्क्वायर, और माइनस का हो गया 1/n2 स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन। अब हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू की वैल्यू रखें। यहां रखा हमने E इज इक्वल टू एच न्यू, एच को नीचे लिया है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड से डिवाइड किया, एंड वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज विल बी द यूनिट। इस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करें। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। सो in place of nu put C by lambda, so C will come down in numerator. C is velocity of light, 3 into 10⁸ meter per second. When you will calculate it, you will get it 109677 1/n1 square minus 1/n2 square z square. 1/lambda is also known as nu bar, and it is called wave number. कहते हैं वेव नंबर। एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है एनर्जी निकालने का। यही फार्मूला निकालने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, यूजुअली बुक्स में होता नहीं है ये, इसलिए ध्यान से देख लें। हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में डिराइव किया, -2π²me4 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। उधर माइनस करेंगे, ये वाला माइनस ये, फॉर्मूले वाला माइनस ये, और n1 कर देंगे यहाँ।
2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर विल बी कॉमन, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर एंड दिस इज 1 minus 1 upon n2 square. Now we know एक फोटोन की एनर्जी h nu, it can be written as sc by lambda. When we will put the value sc by lambda over here, sc को नीचे ले आएंगे, ch क्यूब हो जाएगा नीचे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे कांस्टेंट्स को हम लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट. ये सारे कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट हुआ रिडबर्ग्स कांस्टेंट. वैल्यू वही है 109677. आप देखेंगे वही फार्मूला आ गया. सो दिस इज वन ऑल्टरनेटिव वे बाय विच वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑल्सो. अब हम बोर मॉडल की लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या कमियां रही उनके बारे में पढ़ेंगे. बिफोर दैट, you like this video, subscribe the channel, share it with your friends and students. पहला लिमिटेशन रहा, बोर मॉडल could not explain the spectrum of atom containing more than one electron. हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बड़े आराम से बोर मॉडल एक्सप्लेन हो जाता है, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर देता है बोर मॉडल. लेकिन यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुआ तो उन एटम्स के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट इज ज़ीमान इफेक्ट. ज़ीमान इफेक्ट क्या है? जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं. जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक लाइन आ जाएगी. ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, सपोज ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पर ब्लैक लाइन आ जाएगी. हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा, इट विल कम बैक, तो नेचुरली एनर्जी एमिट होगी और ब्राइट लाइन आएगी. वंस अगेन व्हेन द ट्रांजिशन विल टेक्स प्लेस, ब्लैक एंड ब्राइट लाइन विल कम. और जब बहुत सारे ट्रांजिशंस हो जाएंगे तो बहुत सारी ब्लैक लाइंस आ जाएंगी. इस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में से निकालें तो ये बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है. दिस इज नोन एज ज़ीमान इफेक्ट. बोर मॉडल ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. स्टार्क इफेक्ट भी यही है. अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकाला जाए, then it is split into number of lines. This is called Stark effect. Stark effect को भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका. नेक्स्ट इज, बोर ने इलेक्ट्रॉन को माना पार्टिकल. बोर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, नॉट एज वेव. सो बोर इग्नोर्ड द ड्वेल नेचर ऑफ लाइट. ड्वेल नेचर ऑफ लाइट को इग्नोर किया उन्होंने, जो कि डी ब्रॉगली ने आगे चलकर बताया कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हो सकते हैं, एक वेव और एक पार्टिकल, जबकि बोर ने केवल पार्टिकल नेचर माना. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. हाइजेनबर्ग ने कहा था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ सही निकालना असंभव है. वी कैन नॉट फाइंड आउट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली. दोनों वर्ड आना जरूरी है, माइंडेड, ध्यान रखना. लेकिन बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. तो भाई अगर ऑर्बिट वेल डिफाइंड हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मुझे पता है इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो पोजीशन तो नोन है हमेशा के लिए और वेलोसिटी हम निकाल लेंगे. यानी कि बोर के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ निकाल सकते हैं. हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते. यानी कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल
और बोर कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो बोर के अकॉर्डिंग तो हम पोजीशन एंड वेलोसिटी एक साथ निकाल पाएंगे, लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते। दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो ये बोर कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। बड़ा सिंपल आंसर है एक लाइन का, ड्यू टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। हर एक ट्रांजिशन के लिए ब्लैक एंड ब्राइट, तो जब बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे देयर विल बी लॉट ऑफ लाइन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। द लास्ट but not the least, Bohr could not explain the ability of an atom to form molecule की ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल की शेप, ये निकालने में बोर का मॉडल हेल्प नहीं करता। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस रहे बोर के लिए। आप यहां इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल देखेंगे अगली वीडियो में, उनको जरूर करें। हर एग्जाम में आते हैं, नीट में, आईआईटी में, सीबीएसई में। सीबीएसई के इवन फिजिक्स पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से करें 12th क्लास के लिए। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। अगली वीडियो का इंतजार करें, देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 11 के बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के साथ। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर हमको ये चैप्टर नहीं आया तो इससे अगला वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्लास 12th में भी इसका बहुत यूज है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बिना नहीं हो पाएंगे। पिछली वाली वीडियोस तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस किया, बोर्स मॉडल डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो सीरीज बनती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, वो किया। बोर मॉडल के ड्रॉबैक किए, लिमिटेशन किए, एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया, रेडियस के बारे में डिस्कस किया। आज हम एनर्जी से रिलेटेड और स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले जरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाली वीडियोस को भी देखिए और उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियोस की तरह शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाइंग बोर मॉडल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted when an electron in a hydrogen atom makes a transition from fourth shell to first shell। शेल कह दीजिए या एनर्जी लेवल कह दीजिए, एक ही बात है। पिछली वाली वीडियो में हमने एक फार्मूला डिराइव किया, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n4 स्क्वायर, 1 लोअर एनर्जी शेल माइनस 1 हायर एनर्जी शेल। तो फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए N2 की जगह हमने N4 लिखा फोर्थ शेल के लिए, Z स्क्वायर। Z इज ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर। N1 की वैल्यू 1 रखी, N4 की वैल्यू 4, एंड यू विल गेट द एनर्जी 2.04 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। इस एनर्जी की वैल्यू से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हमको पता है एक फोटोन की एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू होगी, और न्यू की जगह आ जाएगा C बाय लैम्डा, एज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो द न्यू विल इक्वल टू C बाय लैम्डा। सो द लैम्डा कम्स SC अपॉन डेल्टा E।
तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट रखी और एनर्जी की वैल्यू रखी यहां. देन वी विल गेट 9.7 into 10 raised to the power 8 meters. 10 raised to the power minus 9 meter is equal to 1 nanometer. So we are converting it 97 nanometer. इस क्वेश्चन को हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं. पिछली वाली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया रिडबर्ग्स कांस्टेंट के साथ. 1 upon lambda is equal to r. This is the value of r. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square z square. r की वैल्यू रखेंगे, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 4 and we will get once again the wavelength 97 nanometer. इस तरह से हम एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया है, थोड़ा डिफरेंट है, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम, माइंड करना जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. शेल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट है, ध्यान देना. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट शेल, दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट. अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो तो सबसे पहले कहां एक्साइट होगा बताओ जरा. विल एक्साइट इन सेकेंड शेल. तो सेकेंड शेल को हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ओके, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट. यानी कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 5 होगी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2. नाउ वी विल यूज द यूजुअल फार्मूला. अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वही थी. तो n1 की जगह आ जाएगा 2. 2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. n2 की जगह आ जाएगा 5, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. When you will calculate it, you will get the energy 4.58 into 10 raised to the power minus 19 joules. E is equal to h nu के हिसाब से न्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा E by h. h is Planck's constant once again, and you will get the new 6.91 into 10 raised to the power 14 second inverse. सेकंड इनवर्स को हम जानते हैं हर्ट्ज भी कहते हैं. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इनकी यूनिट्स पढ़ी थी, आप देखिए उन वीडियोस को. वेवलेंथ निकालने के लिए यूजुअल फार्मूला है, शुरू से पढ़ रहे हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो C बाई लैम्डा. और एक हमने पिछली वीडियो में देखा था 1 अपॉन लैम्डा इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर. ओके, तो वेव नंबर वी कैन कैलकुलेट. लैम्डा भी एक ही बात है, 1 अपॉन इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर. वी कैन राइट इट न्यू बाय C, and when you will calculate it, the wave number will come 2.3 into 10 raised to the power 6 meter inverse. वहां सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा था, सेकंड इनवर्स आ रहा था, वहां मीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट मीटर है और इनवर्स में है तो मीटर इनवर्स. एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं. A 25 watt bulb emits monochromatic light, yellow light of course, of the wavelength 0.57 mu m micrometer. Calculate the rate of emissions of quanta per seconds. जो कमरे में बल्ब जला रहता है ना, उसमें से लाइट निकल रही है. 25 वाट का बल्ब है. 25 का वाट का मतलब 25 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहा है. 25 जूल पर सेकंड, तो 100 वाट का कितना देगा? 100 जूल पर सेकंड. ओके,
तो नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी। तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा। n को लिख सकते हैं ई लैम्डा अपॉन एस सी, ई की वैल्यू रखी 25, लैम्डा हो गया 0.57 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर is equal to 10⁻⁻6 meter. So the n will come 7.16 into 10⁻⁻19 photons per second। देखा, एक सेकंड में इतने फोटोन एमिट कर रहा है, तो 100 वाट का बल्ब तो और भी ज्यादा करेगा, 200 वाट और भी ज्यादा करेगा। हमने जो स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड एंड हैम्प्रे, तो बामर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, किसी पे भी ले सकते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर यानी कि 1 अपॉन लैम्डा फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज। अब बामर सीरीज है तो N1 फिक्स हो गया 2, लाइमन के लिए N1 1, पास्चर के लिए N1 3। तो एससी बाय लैम्डा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वेवलेंथ एंड एनर्जी इनवर्स होते हैं। अगर एनर्जी ज्यादा निकल रही है तो वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी कम निकल रही है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। बामर सीरीज की बात करें, N1 की वैल्यू हो गई 2, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से सेकंड में आए तो मिनिमम एनर्जी निकलेगी, और इनफाइनाइट से सेकंड में आए, भाई इनफाइनाइट पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा, तो जब सेकंड में आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। बामर की बात हो रही है, बामर सीरीज। यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी निकलनी चाहिए, और वो कहां से निकलेगी, थर्ड टू 2। तो फॉर्मूले में रखेंगे N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3, एंड यू विल गेट द वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा के अकॉर्डिंग 1.52 into 10⁻⁶ meter inverse. In this way we can do these kind of question. यहां आप लॉन्गेस्ट के साथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, N1 will remain same 2, N2 will become infinite। इनफाइनाइट से 2 पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी देगा, और एनर्जी अगर मैक्सिमम हुई तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। ओके, इन दिस वे वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इससे अगली वाली वीडियो भी जरूर देखिए, उसमें भी न्यूमेरिकल होंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, आपको बड़ी हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। आगे वाली वीडियो देखिए। एक बार फिर हम साथ साथ क्लास 11th के चैप्टर केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, बोर का मॉडल पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी एक वीडियो रही उनमें। तो ड्रॉबैक्स के लिए, बोर मॉडल के लिए पिछली वीडियोस देखिए, एनर्जी और रेडियस के फार्मूले के लिए देखिए, और उन पर न्यूमेरिकल्स के लिए इससे पहले वाली वीडियो भी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूजफुल है। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इस वाली वीडियो में हमें पिछली वीडियो की तरह कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनर्जी और रेडियस से रिलेटेड। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले जब मैं स्टार्ट करूं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। किया? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट।
द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ डबलेट एब्जॉर्प्शन, माइंड करना जरा, डबलेट ऑब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज एब्जॉर्ब्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. Calculate the frequency of each transition. भाई वेवलेंथ दे रखी है, हर ट्रांजिशन की पहले तो फ्रीक्वेंसी करनी है, निकालनी है. एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट, दो एक्साइटेड स्टेट के बीच में डिफरेंस निकालना है एनर्जी का. तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फार्मूला यूज पे ले सकते हैं. ν1 विल बी इक्वल टू C बाय लैम्डा 1. C वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू रखेंगे. मीटर पे कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, नैनोमीटर को मीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, एंड यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. एब्सोल्युटली इन द सेम वे फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन ऑल्सो ν2 की वैल्यू निकाल लेंगे. अब हमको पता है एनर्जी डिफरेंस हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी होगा, तो E2 माइनस E1, E की वैल्यू h न्यू के बराबर, तो E2 की आगे जगह आ गया h ν2, E1 की जगह आ गया h ν1. h कॉमन ले लेंगे, ν2 और ν1 की वैल्यू रखेंगे, h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखी हमने, एंड वी विल गेट द एनर्जी डिफरेंस. इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं और दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं. मेरी वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं होता, हम टू द पॉइंट बात करते हैं, और वीडियोस की तरह नहीं. डाटा भी कम खर्च, टाइम भी कम खर्च. सेकंड है व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in He plus spectrum. He plus में जब ट्रांजिशन होता है 4 से 2 के बीच में, तब जितनी वेवलेंथ निकलती है ना, जितनी वेवलेंथ की लाइट निकलती है, उतनी ही वेवलेंथ की लाइट हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन में निकलेगी. तो हम सबसे पहले He प्लस की बात कर लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है. 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर. n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2. भाई हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होगा ना, तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा 3/4 R. अब हाइड्रोजन में n1 और n2 की वैल्यू कुछ यूं एडजस्ट कर लो कि 3 अपॉन आर ही आ जाए 1 अपॉन लैम्डा. तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं. तो आप देखेंगे n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू अगर 2 रख ली जाए इस फार्मूले में, z की वैल्यू 1 हो जाएगी माइंडेड हाइड्रोजन के लिए, तो 3/4 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, बामर सीरीज में इस ट्रांजिशन के लिए He प्लस में जितनी वेवलेंथ की लाइट निकलती है, सेम उतनी ही वेवलेंथ की लाइट हाइड्रोजन में निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में जाएगा. भाई हायर से लोअर में आएगा ना, सेकंड से 1 में, हायर से लोअर. एक छोटा सा न्यूमेरिकल है रेडियस के लिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम रेडियस पर. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. सिंपल है, फार्मूला लगा दो, 0.5299 n स्क्वायर बाय z. n की वैल्यू 3, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, 4.76 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. माइंडेड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 9 मीटर, और सॉरी -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज -9 मीटर. रिलेशंस बहुत ध्यान रखने हैं वरना सब गड़बड़. बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे. इमिशन ट्रांजिशन इन पार्शियल सीरीज
लाइमन ब्रैकेट है ना, एंड पार्शियल. लाइमन ब्रैकेट in partial and at orbit third starts from nth orbit. और निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पार्शियल सीरीज में एन सीरीज एंड कहां होती है? थर्ड पर. स्टार्ट कहां से होती है? एन से. एन निकालना है और एन टू एन इज इक्वल टू 3 तक इस फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है. Calculate the value of n if transition is observed at 1285 nanometer. वेवलेंथ दे रखी है लाइट की, एमिटेड लाइट की. तो क्वेश्चन क्लियर हुआ. तो सबसे पहले क्या करें? फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है फ्रीक्वेंसी का. तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाले फार्मूले से C अपॉन लैम्डा को इक्वेट कर देंगे गिवन फ्रीक्वेंसी से और कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी N2. तो 1 अपॉन N2 स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस इसको इधर ले गए 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1289 इंटू 10⁻⁻9. इसको ले जाएंगे नीचे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25. यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो n की वैल्यू हो गई 5. यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? 5th शेल से. और कहां आ रहा होगा? 3rd में. तब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है और इस वेवलेंथ की लाइट निकल रही है. ओके. और रीजन कौन सा होगा? इंफ्रारेड. पार्शियल रीजन इंफ्रारेड की लाइट निकालता है, जैसे बामर विजिबल की निकालता है. कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द इमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स from the orbit having radius इतना नैनोमीटर and this much picometer and set. देखो रेडियस से कैलकुलेशन चल रही है. रेडियस और वेवलेंथ को कोरिलेट किया जा रहा है. स्टार्टिंग ऑर्बिट कौन सा है जिसकी रेडियस ये है नैनोमीटर में. एंड वाला ऑर्बिट कौन सा है जिसकी रेडियस इतनी पिकोमीटर है. रेडियस का फार्मूला लगाओ 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में. पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है. ओके. क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तो 100 से डिवाइड कर दिया. नाउ R1 हो जाएगा कितना? 1322.5 पिकोमीटर में. मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से. इक्वेट कर देंगे इसको और इसको. इक्वेट किया N1 आ जाएगा 5. अब R2 निकालेंगे. इतना पिकोमीटर. इक्वेट किया इसके 52.9 n स्क्वायर से N2 स्क्वायर. डिवाइड कर देंगे. N2 स्क्वायर 4 आएगा और N2 आ जाएगा 2. अब हमारे पास N1 भी है N2 भी है. एज यूजुअल फार्मूला पुट करेंगे और वी विल गेट द वेवलेंथ. और किस रीजन की लाइट निकलेगी? विजिबल. ये विजिबल रीजन में आता है 400 नैनोमीटर टू 800. वेवलेंथ आई 434 नैनोमीटर. इसमें जरा रिलेशंस का बहुत ध्यान दीजिएगा. रिलेशन से ही ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है. आगे आने वाली वीडियो भी देखिए. न्यूमेरिकल के लिए इससे पहले वाली वीडियो भी देखिए. आगे आने वाली वीडियो में हम ड्वेल नेचर ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो को लाइक जरूर करिए. फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक बार हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चैप्टर
बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहले वाली वीडियोस भी देखिए, जिसमें हमने बोर पास्टुलेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी रेडियस के फार्मूले, उन पर न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कुछ किया है। उन वीडियोस को भी देखिए, उन वीडियोस को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ज़रा जल्दी से, फटाफट। यस, मेरे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर की बात करेंगे। सबसे पहले आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट का 2 नेचर हो सकते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। फिर 1923 में डी ब्रॉगली, एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली, उन्होंने ड्वेल नेचर ऑफ लाइट पर इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बहुत अच्छी थी, बड़ी सिंपल इक्वेशन थी, लेकिन हम इस बात में क्लियर हो गए कि लाइट के वास्तव में 2 नेचर हो सकते हैं। उन्होंने अपनी इक्वेशन बनाने के लिए 2 इक्वेशंस का यूज किया। पहली रही आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc², और एक इक्वेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहली वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी h के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड E इज द एनर्जी। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, E = mc² और E = h को h = mc² लिखा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड वी नो C = न्यू लैम्डा, यानी कि न्यू = c/λ। न्यू/c लैम्डा की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा sc/λ = mc²। c to c cancel, so lambda can be written as h/mc। अगर आप लाइट का वेव नेचर मानेंगे तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम पार्टिकल नेचर माने तो c की जगह, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह, ये c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लगा देते हैं। m पार्टिकल के लिए मास ऑफ पार्टिकल है और वेव नेचर के लिए मास ऑफ फोटोन। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो आ जाएगा λ = h/p। p इज मोमेंटम ओवर हियर, p मोमेंटम है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम ड्वेल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। वेव नेचर माने तो ये इक्वेशन, पार्टिकल नेचर माने तो ये इक्वेशन। अगली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इन फार्मूलाज पर बेस्ड। एक रिलेशन और करते हैं, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का फार्मूला यूज करेंगे, λ = h/mv, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv² के बराबर। दिस कैन बी रिटन एज v², 2 को इधर लेंगे, 2ke/m। इसको हम दोबारा लिखें, v = √2ke/m। इस v की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो h/mv की जगह, v की जगह आ गया √2ke/m। इस √m को इस m से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √m। ओवरऑल इक्वेशन हो गई λ = h/√ke/m, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ द पार्टिकल। एक बोर का पास्टुलेट आपको याद होगा, उस बोर वाली वीडियो में देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। एक बहुत अच्छी चीज प्रूव करूंगा मैं इससे। इट कैन बी रिटन एज 2πr इज इक्वल टू NH/mv। mv को ले गए नीचे, 2π को लिया है ऊपर, तो हो गया 2πr इज इक्वल टू NH/mv।
एच अपॉन एम वी को हम लैम्डा लिख देते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लिख देते हैं, तो फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। बच्चों आप सब जानते हो 2 पाई आर क्या होता है बताओ? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन हाइड्रोजन एटम विल बी द, कितनी बड़ी होगी सर्कल, ऑर्बिट कितना बड़ा होगा, शेल कितनी बड़ी होगी, इट विल बी इन द एन इंटीजर्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा के एन इंटीजर्स में होगी सर्कल की सर्कमफरेंस। हम जानते हैं एक ट्रफ और एक क्रस्ट की डिस्टेंस लैम्डा के बराबर, ये भी मेरी पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें मैंने वहां डिफाइन किया उसको। एक ट्रफ और एक क्रस्ट की डिस्टेंस एक लैम्डा के बराबर। मान लेते हैं थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड शेल कितनी बड़ी? 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा के बराबर। एन की जगह हमने क्या रख दिया? 3। यानी कि थर्ड शेल उतनी बड़ी होगी जिसमें 3 वेवलेंथ आ जाए, 3 वेवलेंथ के बराबर। तो आप देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, दिस इज 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ एंड दिस इज 3 वेवलेंथ। 3 वेवलेंथ के बराबर होगा। यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, उससे पहले कहूंगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पुराने वीडियोस देखिए और न्यूमेरिकल के लिए आगे वाले वीडियोस जरूर देखिए। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में करेंगे, उसको जरूर देखिए। हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बट इट शो नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन स्पेक्ट्रम कह लीजिए। इट इज, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है हाइड्रोजन में, फिर भी बहुत सारी लाइन बन जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम में। डार्क और ब्राइट लाइंस बनती है बहुत सारी। क्यों? इट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। फॉर ईच ट्रांजिशन देयर विल बी वन लाइन। जैसे इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर में गया तो ब्लैक लाइन बनेगी, जब वापस लौट के आएगा तो ब्राइट लाइन बनेगी। तो जब हर बार मूवमेंट होगा तो हर बार एक लाइन बन जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ड्यू टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन द नंबर ऑफ लाइन्स आर फॉर्म। फॉर ईच ट्रांजिशन देयर विल बी 1 लाइन। आज हम यहां तक करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए, एनर्जी रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, और आगे वाली वीडियोस में ड्वेल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। उससे आगे वाली वीडियो में हम हाइजेनबर्ग डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।